नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपा सिंह राजकीय बालिका इंटर कॉलेज होशियारपुर नोएडा से हूँ। आज मैं आपको स्वास्थ्य रक्षा के अध्याय प्राकृतिक आपदा के भाग 2 का अध्यापन कराने जा रही हूँ। इसके अंतर्गत हम लोग निम्न बिंदुओं का अध्ययन करेंगे: भूकंप, भूकंप के कारण, प्रभाव, बचाव के उपाय; बाढ़, बाढ़ के कारण, प्रभाव, निवारण के उपाय; सुनामी, कारण, सुनामी के प्रभाव, सुनामी पर प्रबंधन; आपदा प्रबंधन के चरण और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन क्या होता है, इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भूकंप क्या होता है। भूकंप को हम लोग परिभाषित कर सकते हैं कि पृथ्वी के भूपटल में उत्पन्न किसी भी तनाव के आकस्मिक मुक्त होने से धरती की सतह के हिलने की घटना को भूकंप कहते हैं। इस तनाव के कारण हल्का सा कंपन उत्पन्न होने पर पृथ्वी के व्यापक स्तर पर परिवर्तन होता है या उथल पुथल होती है, और यह जो उथल पुथल होती है यह व्यापक क्षेत्र में तबाही का कारण बनती है। भूकंप के कारण क्या होते हैं? मुख्यतः हमारी पृथ्वी 4 परतों से बनी हुई होती है: इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल और क्रस्ट। क्रस्ट और ऊपरी मेंटल को लिथोस्फीयर भी कहते हैं। ये परत लगभग 50 किलोमीटर की मोटी होती है और कई वर्गों में बटी होती है। इनको हम लोग टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। ये टेक्टोनिक प्लेट्स अपनी जगह से हिलती रहती हैं और वापस अपनी जगह पर आती हैं। लेकिन जब ये प्लेट्स बहुत ज़्यादा हिल जाती हैं या बहुत ज़्यादा इनमें गति उत्पन्न होती है तो भूकंप आता है। ये प्लेट्स क्षैतिज और ऊर्ध्वाकार दोनों तरीके से गति करती हैं और जब वापस अपनी जगह प्राप्त करने की कोशिश करती हैं उस स्थिति में कुछ तरंगें उत्पन्न करती हैं जो भूकंप का कारण बनती हैं। इन प्लेटों के टकराने से तरंगें उत्पन्न होती हैं, इनको सिस्मिक तरंगें कहते हैं और यही तरंगें भूकंप का प्रमुख कारण होती हैं। इस सिद्धांत को अंग्रेजी में प्लेट टेक्टोनिक्स और हिंदी में विवर्तनिकी प्लेट्स कहते हैं या प्लेट्स विवर्तनिकी कहते हैं। सामान्य रूप से यह प्लेटें 10 से 40 मिलीमीटर प्रति वर्ष की गति से गतिशील रहती हैं, परंतु जब यह गतिशीलता अधिक हो जाती है उस स्थिति में सिस्मिक तरंगें उत्पन्न होती हैं और भूकंप का कारण बनती हैं। पृथ्वी के आंतरिक भागों में रेडियो सक्रियता, तापीय दशाओं में परिवर्तन और टेक्टोनिक प्लेट्स में टकराहट के कारण भूकंप आता है। ये जो तरंगें होती हैं जब ये एक स्थान पर उत्पन्न होती हैं वो भूकंप का क्षेत्र होता है या भूकंप का केंद्र होता है, और वहाँ से उत्पन्न जो तरंगें होती हैं या लहरें जिस जिस क्षेत्र तक फैलती हैं उस क्षेत्र में व्यापक तबाही होती है या व्यापक तबाही का कारण बनती हैं। भूकंप की जो तीव्रता होती है उसको रिक्टर पैमाने पर मापा जाता है और इससे मुक्त होने वाली ऊर्जा को प्रकट किया जाता है। भूकंप का मापन भूकंप मापी यंत्र से किया जाता है, इसे सीस्मोग्राफ कहा जाता है। 3 या उससे कम रिक्टर स्केल के भूकंप का जो परिणाम होता है वह नगण्य होता है, अर्थात उसका प्रभाव अधिक नहीं होता है, परंतु जो भूकंप 7 रिक्टर स्केल की तीव्रता का होता है या इससे अधिक तीव्रता का होता है वह बड़े क्षेत्र में तबाही का कारण बनता है, और जो भूकंप का क्षेत्र होता है वह कुछ सीमित क्षेत्र से लेकर व्यापक क्षेत्र में तबाही का कारण बन सकता है। भूकंप के प्रभाव क्या होते हैं? सबसे पहले प्रभाव होगा झटके और भूमि का फटना, यानी जब भूकंप आता है तो तीव्रता से झटके महसूस होते हैं और भूमि फट जाती है, क्योंकि इस स्थिति में जो तरंगें उत्पन्न होती हैं या ऊष्मा उत्पन्न होती है उसकी वजह से जो ज़मीन होती है या पृथ्वी होती है उसमें दरारें उत्पन्न हो जाती हैं और प्लेटों के हिलने की वजह से या गतिशीलता की वजह से झटके उत्पन्न होते हैं। भूस्खलन और हिमस्खलन, चूँकि जब भी भूकंप आता है उससे ऊर्जा उत्पन्न होती है जिसकी वजह से भूस्खलन की स्थिति आती है और जो चट्टानें होती हैं वह टूटकर जो धरातलीय क्षेत्र हैं उनमें गिरने लगती हैं और ज़मीन जो है वो जगह जगह से फट जाती है। हिमस्खलन की स्थिति में जब भूकंप आता है तो जो बड़े बड़े बर्फीले पहाड़ होते हैं या चट्टानें होती हैं वह हिलने के कारण नदियों में या जो धरातलीय क्षेत्र हैं उनमें गिर जाती हैं और जिसकी वजह से कभी कभी तीव्रता से हिमस्खलन होता है। मिट्टी द्रवीकरण,
मिट्टी द्रवीकरण का अर्थ होता है कि सामान्य स्थिति में मिट्टी ठोस और कठोर अवस्था में होती है, परंतु भूकंप के कारण जो मिट्टी होती है उसमें तरलता आ जाती है और इस स्थिति को द्रवीकरण कहते हैं। क्योंकि जब मिट्टी कठोर अवस्था में होती है तो वह पेड़ों को और जो बिल्डिंग्स होती हैं उनको बांधे रखती है, या वो बिल्डिंग्स जो होती हैं उनकी नींव मजबूत रहती है, परंतु मिट्टी के द्रवीकरण के कारण ये कमज़ोर पड़ जाती हैं और भूकंप के झटकों को सहन नहीं कर पाती हैं और धराशायी हो जाती हैं। सुनामी, चूँकि जो भूकंप होता है उसकी वजह से पूरे सतह पर या पृथ्वी तल पर हलचल उत्पन्न होती है और ये हलचल समुद्र के क्षेत्र में भी होती है और समुद्र में उत्पन्न हलचल की वजह से सुनामी आती है और ये सुनामी भी व्यापक तबाही लाती है। बाढ़, चूँकि अभी बताया कि भूस्खलन और हिमस्खलन भी भूकंप की वजह से होता है, तो हिमस्खलन की वजह से जो बर्फीली चट्टानें होती हैं वो नदियों में आ जाती हैं या नदियों में टूटकर गिर पड़ती हैं, जिसकी वजह से नदियों का जल स्तर बढ़ जाता है और वह बाढ़ का कारण बनता है। मानव प्रभाव का अर्थ होता है कि भूकंप की वजह से सड़कें टूट जाती हैं, स्कूल, विद्यालय, ऑफिसेज ये सारे नष्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों को रोज़गार की कमी हो जाती है। सड़कों के टूटने से यातायात के साधन बंद हो जाते हैं, लोग रोज़गार के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा पाते हैं और मनुष्यों की मृत्यु तक हो जाती है। मलबों में दबने के कारण जो मनुष्य होते हैं वो मर जाते हैं और जिसकी वजह से काफ़ी धन और जन की हानि होती है। इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से भूकंप की वजह से तबाही हुई है और जगह जगह पर पानी भर गया है। जैसा कि अभी हम लोगों ने अध्ययन किया कि बाढ़ आ जाती है, तो ये बाढ़ जो है रिहायशी इलाकों में जाने की वजह से जो मलबे में पानी की भी बाढ़ का पानी भी भर जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो तरीके की बीमारियां होती हैं जल से संबंधित वो भी क्षेत्र में फैल जाती हैं। भूकंप से बचाव के उपाय, भूकंप की आशंका होने पर इसकी चेतावनी जारी कर देनी चाहिए ताकि प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को हटाया जा सके। इससे जान माल के नुकसान को कम किया जा सकता है। भूकंप आने पर शीशे की खिड़की या जो दरवाजे होते हैं उनसे दूर हट जाना चाहिए। भूकंप आते ही घरों से बाहर किसी खुले स्थान पर आ जाना चाहिए। अगर खुला स्थान नहीं मिल रहा है तो मेज या पलंग के नीचे बैठ जाना चाहिए। मकान की दीवारों या भारी सामान से दूर हट जाना चाहिए। दरवाजों के पास खड़े होकर चौखट को पकड़ लेना चाहिए। भूकंप आने पर खुले स्थान पर अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ पर भी बिजली के खंभे या पेड़ों से दूर हटना चाहिए ताकि किसी भी विपरीत परिस्थिति में अगर ये गिरते हैं तो जो मनुष्य हैं उनके ऊपर ना गिरें। भूकंप से जो सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र होते हैं उनमें मकान लकड़ी के बने होने चाहिए। अगली प्राकृतिक आपदा है बाढ़। बाढ़ क्या होती है? बाढ़ जब नदी का पानी अपने प्रवाह क्षेत्र से बाहर निकलकर आसपास के क्षेत्रों में प्रवेश कर जाता है, उस स्थिति को बाढ़ कहते हैं। बाढ़ एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोई निश्चित भू क्षेत्र अस्थायी रूप से जलमग्न हो जाता है और जनजीवन प्रभावित होता है। सामान्यतः वर्षा ऋतु में अधिक वर्षा के कारण नदियों में बाढ़ की स्थिति देखी जाती है। इसके अलावा कभी कभी बांधों के टूट जाने से नदी के मार्ग परिवर्तित करने की वजह से भी क्षेत्र में बाढ़ की संभावनाएं आ जाती हैं। इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से रिहायशी इलाकों में मकान डूब जाते हैं, विद्यालय डूब जाते हैं और पूरे क्षेत्र में पानी भर जाता है। बाढ़ के कारण, पहला कारण है अतिवृष्टि। अतिवृष्टि का अर्थ है जब लगातार अधिक वर्षा होती रहती है या सामान्य से अधिक वर्षा होती है, उस स्थिति में भी जो पानी है वह नदियों के जल स्तर को बढ़ा देता है और बाढ़ का कारण बनता है। पर्यावरण विनाश, विशेषकर वनोन्मूलन, चूँकि जब लगातार पेड़ों की कटाई होती रहती है तो उस क्षेत्र में पेड़ों के ना होने के कारण भी बाढ़ आती है। क्योंकि जो पेड़ होते हैं वह जल को अवशोषित करके भूजल में परिवर्तित करते हैं और जो पेड़ों की जड़ें होती हैं वह मृदा को बांधे रखती हैं, जिसकी वजह से आसानी से जो पानी है वह रिहायशी क्षेत्रों में प्रवेश नहीं कर पाता है और ना ही उस क्षेत्र में भर पाता है। परंतु यदि उस स्थान पर पेड़ नहीं होंगे तो वह जो जल है वह धरातल पर ही रहेगा, भूगर्भ जल में परिवर्तित नहीं होगा, जिसकी वजह से भी बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। भूस्खलन, भूस्खलन के कारण भी बाढ़ की संभावनाएं बढ़ जाती हैं।
कभी कभी जो नदी क्षेत्र होता है उसमें बड़ी बड़ी चट्टानों के गिर पड़ने के कारण नदी का जो जल होता है वह रिहायशी क्षेत्रों में प्रवेश कर जाता है, जिसकी वजह से बाढ़ की संभावनाएं होती हैं। प्राकृतिक जल प्रवाह में अवरोध, किसी भी प्रकार से यदि जो प्राकृतिक जल प्रवाह है उसमें कोई बड़ी चट्टान गिर पड़े या उस पर कोई बांध बना दिया जाए या उसमें किसी भी प्रकार का कोई अवरोध आ जाता है तो जो पानी होता है उस नदी का वह रिहायशी क्षेत्रों में प्रवेश कर बाढ़ की स्थिति को उत्पन्न करता है। बांध, तटबंध या बैराज के टूट जाने की वजह से भी बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। अल्प समय में मूसलाधार वर्षा, यानी यदि कम समय में लगातार वर्षा होती रहती है या तीव्र वर्षा होती रहती है तो उस स्थिति में भी बाढ़ आती है। अतिरिक्त जल का तीव्र प्रवाह, यदि जैसे बांध से कोई जल छोड़ दिया गया है या कहीं से भी तीव्र जल का प्रवाह है, जो नदी का सामान्य जल है उससे अधिक जल यदि नदी में आ गया है तो उस वजह से भी बाढ़ की संभावनाएं अधिक होती हैं। बाढ़ के प्रभाव क्या होते हैं? सबसे पहले जीवन को खतरा, यानी जो बाढ़ का पानी होता है वह मनुष्यों के साथ साथ पशु पक्षियों, जीव जंतुओं के जीवन को भी खतरा उत्पन्न करता है। आर्थिक नुकसान, आर्थिक नुकसान का अर्थ है कि जब फसलें जलमग्न हो जाती हैं, घरों में पानी भर जाता है जिससे लोगों की गृहस्थी नष्ट हो जाती है। फसलों के जलमग्न होने के कारण उस क्षेत्र में कभी कभी अकाल की स्थिति भी उत्पन्न होती है कि जब फसल नहीं होती है तो ना मनुष्यों के लिए ना ही पशुओं के लिए जो खाने और चारे की व्यवस्था हो पाती है। कीमतों का बढ़ना, कीमतों के बढ़ने का कारण आर्थिक नुकसान से जुड़ा हुआ है। जब किसी भी प्रकार से फसलें नहीं उत्पन्न हुई हैं तो उस स्थिति में कीमत भी बढ़ने लगती है, यानी यदि पैदावार कम होती है या उपज कम होती है तो जो महंगाई है वह किसी भी चीज़ की जो कीमत है वह अपने आप बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए यदि उस क्षेत्र में गेहूं उत्पन्न नहीं हुआ है या चावल उत्पन्न नहीं हुआ है तो जब पैदावार कम होती है तो अपने आप से ही जो पदार्थ हैं उनकी कीमत बढ़ जाती है। इसके अलावा उस क्षेत्र में किसी भी खाद्य सामग्री की या अन्य सामग्रियों की जो घरेलू उपयोगी सामग्री होती हैं उनको बाहर से मंगाना पड़ता है, जिसकी वजह से आयात शुल्क अधिक होने के कारण भी कीमत अधिक ली जाती है। मृदा अपरदन, मृदा अपरदन का अर्थ होता है कि बाढ़ की वजह से जो मिट्टी है वह कट जाती है, या हम कह सकते हैं कि जो बांध है या तटबंध है या जो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता है वह नष्ट हो जाती है और इसको हम लोग मृदा अपरदन कहते हैं। पेड़ पौधे, बाढ़ की वजह से पेड़ पौधे भी गिर पड़ते हैं या टूट जाते हैं, या अगर जो छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं वह कभी कभी पानी में लंबे समय तक बने रहने के कारण नष्ट हो जाते हैं। बिजली की कटौती, चूँकि जो बाढ़ होती है उसकी वजह से जो क्षेत्र होता है वहाँ पर लाइट की कटौती कर दी जाती है या लाइट को काट दिया जाता है ताकि उस क्षेत्र में किसी भी प्रकार से करंट से संबंधित कोई दुर्घटना ना होने पाए। बाढ़ आपदा निवारण के उपाय, इसको हम लोगों ने 3 चरणों में विभाजित किया है। बाढ़ आपदा से पूर्व उपाय, बाढ़ के आपदा के दौरान उपाय तथा बाढ़ आपदा के उपरांत उपाय। तो सबसे पहले बाढ़ आपदा से पूर्व उपाय हम लोग क्या क्या करेंगे। जो बाढ़ संभावित क्षेत्रों में नदी जल मार्गों को सीधा रखने पर ध्यान देना चाहिए। नदियों के मार्ग बदलने से बाढ़ की आशंका अधिक रहती है। स्थानीय स्तर पर कृत्रिम जलाशय बनाना चाहिए जिससे बाढ़ की स्थिति में जल को कृत्रिम जलाशय की ओर मोड़ा जा सके। नदियों को आपस में जोड़ने की व्यवस्था की जानी चाहिए, इससे वर्षा के अधिक जल को कम जल क्षेत्र की ओर मोड़ा जा सके। इसका अर्थ है कि जब हम 2 नदियों को आपस में जोड़ देते हैं तो जो नदी में जल स्तर कम होता है या सामान्य परिस्थितियों में जिस नदी में जल स्तर कम रहता है तो जहाँ पर जिस नदी में बाढ़ आती है उसका जल कम जल स्तर वाली नदी में मोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से जो नदी का जल स्तर कम रहता है उसका जल स्तर सामान्य हो जाता है और जिसमें बाढ़ आने की संभावना अधिक होती है उसका जल स्तर भी सामान्य हो जाता है और बाढ़ की संभावना को कम किया जा सकता है। तटबंधों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो छोटे छोटे तटबंध होते हैं इनको समय समय पर इनकी मरम्मत करते रहना चाहिए और इनको निगरानी में रखना चाहिए। पर्वतीय क्षेत्रों में बाढ़ आपदा को रोकने के लिए भूस्खलन पर नियंत्रण करना चाहिए। इसके लिए
अनियोजित जो निर्माण है उन पर प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए। सड़कों के निर्माण हेतु जो विस्फोटकों का प्रयोग किया जाता है उसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि विस्फोटकों का प्रयोग करने से चट्टानें ढीली पड़ जाती हैं और आसानी से उस क्षेत्र में भूस्खलन हो जाता है। नगर नियोजन के दौरान जल निकास व्यवस्था पर पूरा ध्यान रखना, जिससे किसी भी प्रकार से जल धाराओं का प्राकृतिक मार्ग अवरुद्ध ना हो। यानी जब भी कोई भी नगर का निर्माण किया जाए या कॉलोनी का निर्माण किया जाए तो वहाँ पर जल निकास की व्यवस्था सही प्रकार से होनी चाहिए। नदियों, तालाबों व झीलों के निकट अतिक्रमण के बसाव कार्यों पर पूर्ण रोक लगाई जानी चाहिए, जिससे जो क्षति होती है उस पर कंट्रोल किया जा सके या नियंत्रण किया जा सके। जो नदी या तालाबों के क्षेत्र होते हैं उनके किनारों पर लोगों को बसने से रोकना चाहिए। नदियों के जल ग्रहण क्षेत्रों पर सघन वृक्षारोपण का अभियान चलाना तथा वन विनाश को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। वन न केवल बाढ़ को रोकते हैं बल्कि ये सूखे की समस्या को भी कम करते हैं। तो हमें अधिक से अधिक जो है वृक्षारोपण पर ध्यान देना चाहिए या वृक्षारोपण को अधिक से अधिक प्रोत्साहित करना चाहिए। बाढ़ आपदा के दौरान उपाय। जल बहाव के मार्ग में सतह पर रेत के थैले रखे जाने चाहिए, जिससे सतह सुरक्षित रहे। जब बाढ़ आ गई है उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए कि जो बालू के थैले हैं या रेत के थैले हैं उनको क्षेत्र में रखना चाहिए, ताकि पानी को प्रवेश होने से रोका जा सके। कमजोर इमारतों से निकलकर सुरक्षित स्थानों पर चले जाना चाहिए। बाढ़ के दौरान पेड़ों पर चढ़ना खतरनाक साबित होता है, क्योंकि पेड़ आसानी से गिरते हैं। उस स्थिति में तो मकानों की छत पर अपने को सुरक्षित रखना चाहिए। बाढ़ आपदा के पश्चात क्या उपाय करने चाहिए? घर तथा आसपास के क्षेत्र की सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए तथा कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग किया जाना चाहिए, ताकि जो गंदगी की वजह से जो रोग हैं वे ना फैल पाएँ और संक्रामक रोगों से लोगों की रक्षा की जा सके। युवा पीढ़ी को मिलकर स्थानीय स्तर पर वृक्षारोपण का अभियान चलाना चाहिए, जिससे मिट्टी के कटाव की समस्या को रोका जा सके। सरकारी स्तर पर प्राप्त हो रही सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए उस क्षेत्र से संबंधित प्रशासनिक अधिकारी से संपर्क स्थापित करना चाहिए। बाढ़ के पश्चात चारों ओर फैले हुए पानी पर कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करवाना चाहिए, ताकि जो दूषित जल से फैलने वाली जो बीमारियां हैं या मक्खी और मच्छरों को पनपने से रोका जा सके। बाढ़ के कारण उत्पन्न समस्या का नियंत्रण कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें बाढ़ चेतावनी सिस्टम को प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि लोगों को अलर्ट किया जा सके कि इस क्षेत्र से बाढ़ आने वाली है और वो लोग सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जो भवनों का निर्माण है वह इस प्रकार से होना चाहिए कि उनमें अधिक क्षति होने की संभावनाएं ना हो। जल भंडारण प्रणाली की शुरुआत की जानी चाहिए, अर्थात किसी भी कारण से जो वर्षा का जल है उसको सुरक्षित करना चाहिए, ताकि वह इधर उधर जमा ना हो। और जब वर्षा के जल को हम लोग सुरक्षित कर लेते हैं तो उससे बाढ़ को भी रोका जा सकता है, और सूखे के दौरान या जब गर्मी के दौरान पानी की समस्या होती है उस दौरान उस जल का उपयोग भी किया जा सकता है। ड्रेनेज सिस्टम को मजबूत बनाया जाना चाहिए। ड्रेनेज सिस्टम का अर्थ होता है कि किसी भी नगर से पानी के निकास की व्यवस्था, यानी अगर वर्षा का जल आसानी से शहरी क्षेत्र से निकलकर दूसरे स्थानों पर जा सकता है तो जो रिहायशी इलाके हैं उनमें पानी भरने की जो समस्या है उसको दूर किया जा सकता है। तो ड्रेनेज सिस्टम को मजबूत बनाया जाना चाहिए। बाढ़ बैरियर स्थापित किए जाने चाहिए, यानी जिन स्थानों पर बाढ़ अधिक आने की संभावनाएं हैं वहाँ पर छोटे छोटे बांध या बैरियर लगाए जाने चाहिए, ताकि जो बाढ़ है उसको रोका जा सके। अगली प्राकृतिक आपदा है सुनामी। सुनामी क्या होती है? सुनामी समुद्री लहरों की श्रृंखलाओं को कहा जाता है, यानी जब समुद्र में किसी भी प्रकार की एक अनियंत्रित या अनियोजित हलचल होती है तो उस स्थिति को हम लोग सुनामी कहते हैं। सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है जो दो शब्दों सु जिसका अर्थ होता है समुद्र तट और नामी जिसका अर्थ होता है लहरें, इन दोनों शब्दों से मिलकर सुनामी शब्द की उत्पत्ति हुई है। इसका तात्पर्य है कि बंदरगाह क्षेत्र में आने वाली लहरें। समुद्र के भीतर अचानक जब बड़ी तेज हलचल उत्पन्न होती है तो उसमें तूफान उठता है और इससे ऐसी लंबी और बहुत ऊंची लहरें उत्पन्न होती हैं जो कि
रिहायशी इलाकों में प्रवेश करके वहाँ पर तबाही मचाती हैं। इन्हीं लहरों को हम लोग सुनामी कहते हैं। ये ज्वारीय लहरों के समान ही होती हैं, परंतु ये बहुत ही बड़े आकार की होती हैं और तीव्र होती हैं और विनाश का कारण बनती हैं। नॉर्मल जो समुद्र में लहरें उत्पन्न होती हैं वह इतनी ऊंची नहीं होती हैं जितनी कि सुनामी लहरें होती हैं। जो नॉर्मल लहरें होती हैं वह उठती हैं और शांत हो जाती हैं, परंतु जो सुनामी लहरें होती हैं इनका आकार बहुत विशाल होता है। सुनामी के कारण क्या होते हैं? वैसे तो सुनामी आने के कई कारण होते हैं, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा जो खतरनाक और असरदार कारण होता है भूकंप। यानी किसी भी परिस्थिति में भूकंप आने के कारण जो समुद्र में हलचल उत्पन्न होती है, जिसकी वजह से ये तीव्र लहरें उत्पन्न होती हैं। इसके अलावा ज्वालामुखी के अचानक फटने की वजह से भी समुद्र में हलचल उत्पन्न होती है और सुनामी का कारण बनती है। किसी भी प्रकार से अगर समुद्र में जो ज़मीन होती है वह अंदर ही धंस जाती है, उस स्थिति में भी जो समुद्री लहरें हैं वह तीव्र गति से उत्पन्न होती हैं। किसी भी तरीके का समुद्र में विस्फोट होने पर भी सुनामी आती है, या कोई उल्का पिंड आकर यदि समुद्र में गिर जाता है तो उस स्थिति में भी सुनामी लहरें उत्पन्न होती हैं। सुनामी आने का मुख्य कारण भीषण भूकंप होता है और इसकी वजह से समुद्र की जो ऊपरी परत होती है उसमें अचानक वो परत अचानक खिसक जाती है और आगे बढ़ जाती है और समुद्र अपनी समांतर स्थिति में ऊपर की ओर बढ़ जाता है और लगातार बढ़ता ही चला जाता है, और उस वक्त जो लहरें बनती हैं वही लहरें सुनामी होती हैं। सुनामी लहरों के प्रमुख प्रभाव क्या होते हैं? जल स्तर में वृद्धि हो जाती है। जब सुनामी लहरें उत्पन्न होती हैं तो उससे जो समुद्र का जल होता है उसमें वृद्धि हो जाती है, और ये जिसके कारण जो तटीय क्षेत्र होते हैं उनमें जल भराव की समस्या या उनमें व्यापक तबाही होती है। स्थलाकृति में बदलाव। स्थलाकृति में बदलाव का अर्थ होता है कि जिस जिस स्थान पर सुनामी लहरें जाती हैं या प्रवेश करती हैं, कभी कभी वह जो स्थल होता है उसका आकार ही पूर्णतया परिवर्तित हो जाता है। ज्वालामुखी का सक्रिय होना। इन सुनामी लहरों के कारण कभी कभी ज्वालामुखी भी सक्रिय हो जाते हैं और विस्फोट का कारण बनते हैं। पारिस्थितिकी असंतुलन। पारिस्थितिकी असंतुलन का अर्थ है कि इन सुनामी लहरों के कारण जो जीव जंतु हैं और पशु पक्षी हैं ये इनमें ये मर जाते हैं, जिसकी वजह से पारिस्थितिक असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होती है। या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं या जीव जंतु होते हैं उनके नष्ट हो जाने के कारण प्रकृति में पारिस्थितिक असंतुलन देखने को मिलता है। दुर्लभ प्रजातियों पर संकट। ये जो समुद्री लहरें होती हैं ये जब किसी भी क्षेत्र में प्रवेश करती हैं तो वहाँ पर जो प्रजातियाँ होती हैं, कभी कभी समूची प्रजातियाँ नष्ट हो जाती हैं, या पेड़ पौधों की प्रजातियाँ होती हैं वह भी नष्ट हो जाती हैं, जीव जंतुओं की प्रजातियाँ भी नष्ट हो जाती हैं। पीने के पानी के स्रोतों का समाप्त हो जाना। चूँकि ये जो समुद्री लहरें होती हैं ये जब रिहायशी इलाकों में प्रवेश करती हैं तो वहाँ के नदियों को, तालाबों में समुद्र का खारा पानी प्रवेश कर जाता है, जिसकी वजह से पेयजल की समस्या भी उस क्षेत्र में उत्पन्न होती है। भवनों को क्षति। सुनामी लहरों की वजह से ये लहरें बहुत ही तीव्र और व्यापक होती हैं। बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग या छोटे छोटे घर जो तटीय क्षेत्रों में होते हैं उनको पूरी तरीके से नष्ट कर देती हैं। जीव जंतुओं को भी क्षति पहुंचती है। चूँकि ये लहरें बहुत ऊंची होती हैं तो पूरे जंगल के जंगल और जो क्षेत्रीय इलाके हैं उनको नष्ट कर देती हैं, तो वहाँ पर जो जीव जंतु होते हैं उनको निकलने का समय नहीं मिल पाता है और वह मर जाते हैं। भारी जनधन की हानि होती है। चूँकि जब ये लहरें रिहायशी इलाकों में या जहाँ पर सामान्य जनता रह रही है वहाँ पर प्रवेश करती हैं तो वहाँ पर लोग मृत हो जाते हैं, साथ ही साथ जो धन संपदा होती है वह भी नष्ट हो जाती है। बंदरगाहों को क्षति। चूँकि ये समुद्र की लहरें होती हैं तो बंदरगाहों को भी नष्ट करती हैं, जिसकी वजह से जो समुद्री व्यापार है उस पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बीमारियों का प्रकोप। जो सुनामी लहरें होती हैं जब क्षेत्रीय इलाकों में या रिहायशी इलाकों में प्रवेश करती हैं तो इनके जो दूषित जल की वजह से, खारे जल की वजह से उस क्षेत्र में जल से संबंधित जो बीमारियां हैं वह उनका प्रसार होता है। या हम कह सकते हैं कि वहाँ पर मक्खी, मच्छर, कीड़े मकोड़े पनपते हैं और जो समुद्री पानी के साथ साथ कुछ
हानिकारक सांप, बिच्छू, इस तरीके से जहरीले जो जीव जंतु हैं वो भी रिहायशी इलाकों में प्रवेश कर जाते हैं और बीमारियों का कारण बनते हैं। सुनामी पर किस प्रकार से प्रबंधन करना चाहिए? सुनामी से बचाव के लिए एक जीवन रक्षा किट अवश्य बना लेनी चाहिए। इसमें खाना, पानी, फ़ोन, दवाइयाँ और प्राथमिक उपचार से संबंधित सामग्री रखनी चाहिए। शहर का एक नक्शा होना चाहिए जिससे कि जब सुनामी का आक्रमण हो या सुनामी का अटैक हो तो लोगों को बाहर निकलने में आसानी हो। मौसम विभाग को समय समय पर चेतावनी देनी चाहिए। साथ ही जो स्थानीय लोग हैं उनको भी मौसम विभाग की चेतावनी को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए और उस समय पर समुद्री क्षेत्र में या जो बंदरगाह क्षेत्र होते हैं उनमें नहीं जाना चाहिए। यदि पशु पक्षी किसी भी प्रकार का अजीब व्यवहार करते हैं तो ये सुनामी आने के संकेत होते हैं। इन संकेतों को भी समझना चाहिए। सुनामी आने से पहले समुद्र का पानी कई मीटर पीछे चला जाता है। इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि यह जब बदलाव होते हैं तो थोड़ा भांपना चाहिए कि शायद सुनामी आने की संभावना है, तो उस समय पर ऐसे क्षेत्रों में जाने से बचना चाहिए। समुद्र तट से दूर किसी स्थान पर, सुरक्षित स्थान पर चले जाना चाहिए और जब सुनामी आकर चली जाए तो अपने इलाके में वापस आ जाना चाहिए। आपदा प्रबंधन क्या होता है? आपदा प्रबंधन वह प्रक्रिया है जो आपदा के पूर्व की समस्त तैयारियों, चेतावनी, पहचान, प्रशासन, बचाव, राहत, पुनर्वास, पुनर्निर्माण तथा आपदा से बचने के लिए अपनाई जाने वाली तत्पर अनुक्रियाशीलता इत्यादि के उपायों को इंगित करती है। आपदा प्रबंधन की जो खास विशेषताएं हैं वह निम्नलिखित हैं। ये हम संक्षेप में कह सकते हैं कि आपदा प्रबंधन वह प्रक्रिया होती है जिसमें हम किसी भी आपदा से बचने के समस्त उपायों को पूरा करते हैं या समस्त उपायों का पालन करते हैं। आपदा प्रबंधन आपदा आने की चेतावनी से लेकर उसके पश्चात पुनर्वास, पुनर्निर्माण और भविष्य के लिए आपदा रोकथाम एवं बचाव इत्यादि कृत्यों तक विस्तारित है। यानी इसमें पुनर्वास भी करते हैं, पुनर्निर्माण भी करते हैं और भविष्य के लिए आपदा को रोका जा सके और उससे बचा जा सके, ये कार्य भी आपदा प्रबंधन के अंतर्गत किए जाते हैं। यह संपूर्ण लोक प्रशासन की एक ऐसी विशेषीकृत शाखा है जो प्राकृतिक एवं मानवीय कारणों से उत्पन्न आपदाओं के लिए नीति नियोजन, नियंत्रण, समन्वय, राहत, बचाव और पुनर्वास इत्यादि का अध्ययन करती है। आपदा प्रबंधन एक जटिल तथा बहुआयामी प्रक्रिया है, अर्थात केंद्र, राज्य और स्थानीय शासन के साथ साथ बहुत सारे विभाग, संस्थाएं एवं समुदाय इसमें अपना योगदान देते हैं। यह प्राथमिक रूप से सरकारी दायित्व को इंगित करता है, किंतु सामुदायिक एवं निजी सहयोग के बिना भी आपदा प्रबंधन का कार्य संभव नहीं है। आपदाएं सार्वभौमिक एवं सार्वकालिक घटनाएं हैं, इसलिए आपदा प्रबंधन का कार्य भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा आपदा प्रबंधन के कई आयाम हैं जिसके तहत जोखिम विश्लेषण, चेतावनी एवं वैकल्पिक व्यवस्था, बचाव एवं राहत कार्य, बहुउद्देशीय निर्णयन, पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण इत्यादि आते हैं। आपदाओं के प्रबंधन के मुख्यतः 3 चरण होते हैं। पहला चरण है रोकथाम के उपायों द्वारा क्षेत्र को आपदा शून्य करना। दूसरा चरण है आपदा से निपटने की तैयारी करना और तृतीय चरण में आपदा के पश्चात राहत एवं बचाव कार्य तथा पुनर्वास। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन 23 दिसंबर 2005 को भारत सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 अधिनियमित किया गया। इसके तहत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA एवं राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, जिसे NDRF कहते हैं, का गठन किया गया। पुनरावलोकन में बच्चों हम लोगों ने भूकंप के कारण, प्रभाव और बचाव के उपाय का अध्ययन किया। बाढ़ के कारण, प्रभाव और निवारण के उपाय का अध्ययन किया। सुनामी क्या होती है, सुनामी के कारण क्या होते हैं, सुनामी के प्रभाव क्या होते हैं और सुनामी पर किस प्रकार का प्रबंधन किया जाना चाहिए, इसका अध्ययन किया। आपदा प्रबंधन के चरण, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन क्या होता है, इनका अध्ययन किया। बच्चों, गृह कार्य में आप लोग बाढ़ के कारण क्या होते हैं, उसके प्रभाव एवं निवारण के उपायों को लिखिएगा। यह आप लोग अपनी जो पुस्तिका है या कॉपी है उसमें लिखिएगा। भूकंप के कारण क्या होते हैं, भूकंप के प्रभाव
और भूकंप के निवारण के उपायों को लिखिएगा। सुनामी के कारण एवं प्रबंधन को याद कीजिएगा और आपदा प्रबंधन को याद कीजिएगा। इसी के साथ यह अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।